हेलो बच्चों, अब यूनिट 4 का तीसरा क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये भी अक्सर पूछा जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, इसकी सीमाएं लिखें। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो किसी धनावेशित मतलब किसी धन आवेश या आयन को क्या करता है, त्वरित करता है। अब उसके त्वरण को बढ़ाता है, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब आते हैं सिद्धांत। जब किसी आवेश को संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका वेग निरंतर बढ़ता है, यही इसका सिद्धांत है। ठीक, ये इसकी संरचना D1 तथा D2, इंग्लिश के डी आकार का D1 तथा D2, जिसको डीज बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं डीज। एक संरचना मेटल की ली जाती है, दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप रखा जाता है। इसको एक HF ऑसिलेटर 10,000 वोल्ट के HF हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, N और S दो मैग्नेट लगे हुए हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, जिस आवेश को त्वरित करना है उसको यहां रखते हैं सेंटर पर। ठीक, और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ये लगातार सेमी सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखते हुए लगातार अपने वेग को बढ़ाता रहता है। और जब इसका वेग प्रकाश के वेग के ऑर्डर में, उसके क्रम में हो जाता है तो इसको निकालकर सीधे टारगेट पर भेजा जाता है। ठीक है, उस ऊर्जा से वो आवेशित आयन या आवेश इस टारगेट पर रखे न्यूक्लियस से टकराता है और उसको विभेदित कर देता है। ठीक है, यही इसका काम है। तो अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। डी आकार के धातु के बने संरचना, जिसे डीज कहा जाता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग रखे जाते हैं। ठीक है, D1 तथा D2 से एक 10⁴ वोल्ट का HF ऑसिलेटर जोड़ दिया जाता है, जो D1 तथा D2 की पोलैरिटी को बदलता रहता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब आगे N तथा S फील्ड मैग्नेट है। N और S फील्ड मैग्नेट, जिसको क्या किया गया, ऊपर और नीचे लगा दिया गया। अब आते हैं वर्किंग पर। जिस आवेश को त्वरित करना है उसे कहाँ रखेंगे, डीज के केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए कि जब हमने यहाँ रखा तो ये माइनस था और ये था प्लस। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज आकर्षित होगा किधर, माइनस की ओर। कंबाइंड इफेक्ट के प्रभाव में ये एक अर्धवृत्तीय पथ तय करेगा, हाफ सर्किल, और इस गैप में आएगा। जितने समय में ये गैप में रहेगा ये ऑसिलेटर क्या करेगा, पोलैरिटी को चेंज कर देगा। जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। फिर इस गैप से होकर ये आएगा इस D1 में, हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा, फिर आएगा गैप में। उतने टाइम में ऑसिलेटर फिर इस पोलैरिटी को, D1 D2 के पोलैरिटी को चेंज कर देगा, फिर ये अगले हाफ सर्किल को कंप्लीट करेगा। इस तरह से
ये हाफ सर्किल कंप्लीट करते करते, गैप को मेंटेन करते करते इसका वेग लगातार बढ़ता चला जाता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, सबसे बड़ी बात, कि हर सर्किल के लिए टी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कि जितना टाइम इसको फर्स्ट सर्किल में लगता है उतना ही सेकेंड, उतना ही लास्ट, सभी के लिए टी कांस्टेंट होता है। ऐसा केवल तब हो सकता है जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा हो। ठीक है, इस तरह से जब इसका वेग प्रकाश के वेग के ऑर्डर के में आता है, प्रकाश के वेग के बराबर नहीं, उसके समतुल्य, तो इसको यहाँ से निकालते हैं टारगेट के सामने, टारगेट से ये टकराता है और इसको विखंडित कर देता है। ठीक, अब इसी को हमने यहाँ लिखा है, भी आवेशित कण का वेग, बी चुंबकीय क्षेत्र, क्यू आवेश, आर हो गया वृत्तीय पथ की त्रिज्या, एम आवेश का द्रव्यमान। ठीक है, नोट कीजिए। आवेशित कण पर बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। इस आवेशित कण पर जो बल होगा वो किसके बराबर? अभिकेंद्र बल के बराबर, क्योंकि पथ कैसा है? वृत्ताकार। गति कैसी है? वृत्तीय गति है। यहां हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, हेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्यू वी बी साइन 90, क्यू वी बी भी से भी कट गया, आर बराबर एम वी बाय क्यू बी। इक्वेशन फर्स्ट। अर्धवृत्तीय पथ को तय करने में लगा समय t बराबर पाई आर बटे भी। ठीक है, t बराबर पाई आर, अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त 2 पाई आर, अर्धवृत्त पाई आर बटे भी, यानी दूरी बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा? समय। पाई बाय भी, आर का वैल्यू एम वी बाय क्यू बी कट गया, t बराबर पाई एम बटे क्यू बी, ये हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट है, और टाइम आपको ये भी दिख रहा है कि टी बराबर पाई एम बाई क्यू बी। टी आर पर डिपेंड नहीं करता है, आर छोटा हो उसके लिए भी टी का मान वही होगा जो आर सबसे बड़ा है उसके लिए होगा। ठीक है, तो चूंकि टी कांस्टेंट है, आर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा केवल तब पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार बढ़े। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नाउ सीमाएं। पहली सीमा, यह आवेशित कण के वेग को प्रकाश के वेग तक त्वरित नहीं कर सकता है। मतलब यह आवेश के वेग को प्रकाश के वेग तक त्वरित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इफ v बराबर c, यानी कण का वेग किसके बराबर हो जाए? प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो m बराबर क्या हो जाएगा? एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m इक्वल टू एम नॉट बाई 0 बराबर इन्फिनिटी। m का मान वैल्यू बढ़ता है, m का वैल्यू बढ़ेगा तो जो वेग बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये आवेश को
प्रकाश के वेग के तक त्वरित नहीं कर सकता है। दूसरा सीमा, यह इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है क्योंकि उसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता क्योंकि उसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तीसरा, यह अनावेशित कण को त्वरित नहीं कर सकता है। ठीक है, यह अनावेशित कण को त्वरित नहीं कर सकता है। तो ये सीमाएं हो गई। तो इस तरह से आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें से कुछ घटाना नहीं है, इसको पूरा देख लीजिए अच्छे से। अब इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।